काम पर जा रहा हूँ रानी। रात को आऊँ तो मेरे लिए बैंगन का भरता बना कर रखना, मुझे बहुत पसंद है। जो हुक्म कालू जी, और कुछ भी बता दें वो भी बना दूंगी मैं तो जैसे आपकी कोई नौकरानी हूँ ना। कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे लिए भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा ज्यादा गुस्सा न करें, मैं बना दूंगी आपके लिए बैंगन का भरता। फिर कालू कौवा अपने खेत में काम पर चला जाता है। चलो अब लग जाओ काम पर, कालू जी की फरमाइश पर उनके लिए बैंगन का भरता बनाओ। रानी कौवी भी बैंगन लेने जंगल में निकल जाती है। अरे रानी कौवी, क्या बात है, इतनी खामोश और इतनी उदास क्यों बैठी हो यहाँ पर? थक गई थी बहुत, इसीलिए इस पेड़ पर आकर बैठ गई। परंतु मेरी जिंदगी में तो आराम लिखा ही नहीं। मुझे अभी घर जाकर कालू जी के लिए बैंगन का भरता बनाना है और घर की सारी सफाई भी करनी है मुझे। बस इसी में आदी हो जाऊंगी मैं। मेरा नाम तो रानी है, पर नौकरानियों से भी ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। बहुत अफसोस रानी कौवी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वैसे बुलबुल, वाकई में तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो 2 शादियाँ की हुई हैं और तुम दोनों सौतने मिलकर तो घर का काम आसानी से कर लेती होगी। हाँ, मेरा नाम मोती है, मैं भला काम क्यों करूँगी? मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी सौतन बुलबुल से करवाती हूँ। बहुत डरा कर रखा हुआ है मैंने उसे। पता है, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है मुझे तो बहुत आराम हो गया है। मैं बस सारा दिन घर में आराम करती हूँ और मेरी सौतन घर की सारी साफ सफाई कर लेती है। इतना कहकर वे बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, इस मोती बुलबुल की तो जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करवा दूं और अपनी सौतन से घर का सारा काम करवाऊं। फिर तो मेरी जिंदगी भी इस बुलबुल की तरह हो जाएगी। मैं सारा दिन आराम करूंगी और अपनी सौतन से काम करवाऊंगी। आने दो कालू जी को, आज रात ही बात करती हूँ। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने काम से अपने घर पर आ जाता है। हाँ रानी, क्या भोजन बनाया है तुमने? इतना स्वादिष्ट है कि खाने का बहुत मजा आ रहा है। कालू जी, भोजन छोड़ें और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुने। अच्छा बोलो बोलो, क्या बात है भाई, मैं सुन रहा हूँ। आप सारा दिन कितना काम करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो, ताकि आपकी 2 पत्नियां मिलकर आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ये बात सुनकर तो कालू कौवा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे रानी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी का, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए राजी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपके लिए कोई सुंदर सी कवि ढूंढ लेती हूँ। अगली ही सुबह रानी कौवी अपने दोस्त सोनी कौवी को अपने घर पर बुलाती है। मुझे सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुला लिया है? क्या कोई जरूरी बात है? देखो सोनी कौवी, मैं बात ज्यादा घुमा फिरा के नहीं करूँगी। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति कालू जी से दूसरी शादी करना चाहोगी? तुम्हें तो पता है कि मेरे कालू जी कितने अमीर हैं। उनका अपना बड़ा सा घर है और तो और अपना एक बड़ा सा खेत भी है। ये सुनकर सोनी कौवी सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। इतना अमीर कौवा मिला है, इससे तो मैं शादी जरूर करूँगी। मुझे मंजूर है रानी कौवी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर रहा करेंगे घर में। बेटा एक बार घर पर तो आजा, फिर बताऊंगी तुझे कि मिलकर कैसे रहते हैं। कालू कौवा भी सोनी कौवी से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। चलो सोनी, आज मैं तुम्हें इस पूरे जंगल की अच्छे से सैर कराता हूँ। कालू कौवा सोनी कौवी को लेकर जंगल की सैर कराने ले जाता है। और तभी मीनू चिड़िया रानी कौवी के पास आती है। रानी कौवी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम भला कालू कौवे की दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी के बाद तुम्हें कितनी मुश्किल होगी? मीनू चिड़िया, तुम्हें पता नहीं है कि रानी कौवी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं तो कालू कौवे की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी। ठीक है भाई रानी कौवी, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। पर मैं कह देती हूँ तुमसे, तुम बाद में बहुत पछताओगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और बस कालू कौवा तो सारा दिन सोनी कौवी के साथ जंगल में घूमता रहता था और बस भोजन के लिए अपने घर पर आता था। जल्दी जल्दी काम करो सोनी, अभी तुम्हें भोजन भी बनाना है।
मैं कर तो रही हूँ काम, आप बस मुझ पर गुस्सा मत करें, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। हाँ, अगर कोई भी काम गलत किया तो बहुत ज्यादा मारूंगी तुम्हें, कि तुम याद रखोगी। रानी, रानी, रानी कहाँ खो गई हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ। हाँ, वो कालू जी, मैं तो बहुत हसीन सपना देख रही थी, जो कि बस जल्द पूरा होने वाला है। सपने बाद में देखना, अभी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, आकर देती हूँ भोजन, अभी मुझे बुलबुल के पास जाना है, उससे मुझे शुक्रिया कहना है। रानी कौवी बुलबुल के पास उसके घर जाती है कि तभी रानी कौवी बुलबुल के घर में देखती है कि मोती बुलबुल की सौतन तो उससे घर का सारा काम करवा रही थी। तुमने रानी कौवी से मेरे बारे में क्या कहा था? हाँ, कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुमने मुझे अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है। बताओ, यही कहा था ना तुमने उससे? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस रानी कौवी के सामने अपनी बड़ाइयाँ मार रही थी। ये सब रानी कौवी भी बैठी सुन रही थी। हाय रे, ये क्या देख रही हूँ मैं? इस मोती बुलबुल ने तो मुझसे झूठ बोला था। कहीं कालू जी की शादी के बाद भी सोनी कौवी भी मेरा हाल इस बुलबुल जैसा ना कर दे। नहीं, मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ सोनी कौवी से कि कोई शादी नहीं होगी उसकी कालू जी से। ये कहकर रानी कौवी सोनी कौवी की तरफ जाती है। सोनी कौवी और उसका भाई बैठे बातें कर रहे थे। भाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कालू कौवे को अपने काबू में कर रही हूँ, और वो जो उसकी पत्नी है ना रानी, वो तो निहायत ही बेवकूफ है। उस रानी को तो मैं शादी के बाद बताऊंगी कि घर का सारा काम कैसे करते हैं, अपने घर का सारा काम करवाऊंगी उससे। और भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घोंसले की भी रोजाना सफाई मैं उससे करवा दिया करूंगी। ये सब सुनकर तो रानी कौवी गुस्से में आग बगोला हो जाती है। दुष्कवि, मुझे अपना नौकर बनाओगी तुम, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, कोई शादी वादी नहीं होगी तुम्हारी कालू जी से, आई बड़ी मेरे कालू जी से शादी करेगी। ऐसा कहकर रानी कौवी वापस अपने घर चली जाती है। कालू कौवे और तोते ने अपनी अपनी समोसों की दुकान खोली हुई थी। सब पक्षी सिर्फ कालू कौवे से ही समोसे खरीदते थे, क्योंकि कालू कौवे के समोसे कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट होते थे, जबकि तोता अपने समोसों को कुछ ज्यादा ही तल देता था, जिस कारण वे काले नजर आते थे। आखिर ऐसी क्या बात है कालू कौवे के समोसों में, जो सब पक्षी सिर्फ उसी के समोसे खाते हैं? पक्षियों, आलू बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, जिस कारण समोसों की कीमत में मैंने इजाफा किया है। मैं अब से एक समोसा 5 रुपए की जगह 10 रुपए में बेचूंगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं कालू कौवे। बुलबुल बहन, 5 रुपए में मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा, बस अब बुलबुल बहन 5 रुपए में मुझे कोई भी मुनाफा नहीं होता, इसीलिए अब जिस किसी को समोसा खाना होगा वो 10 रुपए ही देगा मुझे। कालू कौवा पक्षियों की भीड़ का फायदा उठाकर पैसों की लालच में समोसों के दाम बढ़ाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ तोता सारा दिन अपने समोसे ऐसे ही लगाकर बैठा रहता था। बस तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। अरे तोते, क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो तुम? अरे क्या बताऊं मीनू चिड़िया, मैं इतनी मेहनत करके ये समोसे बनाता हूँ और कोई भी पक्षी मेरा समोसा खाता ही नहीं है। मीनू चिड़िया समोसों को देखती है तो सारे समोसे तो जले हुए थे। मीनू चिड़िया ये देखकर कहती है, अरे भाई तोते, इन समोसों को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। अगर तुम सारे समोसे जलाकर काले काले कर दोगी तो कौन खरीदेगा तुमसे समोसे? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने अपने समोसे खुद कभी खाकर देखे हैं? मीनू चिड़िया, मैं क्या करूं, मुझे समोसे बनाने ही नहीं आते, इसके अलावा मैं कोई दूसरा कारोबार भी नहीं कर सकता। तोते, मैं उल्लू सेठ के पास नौकरी ढूंढने जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे समोसे बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाने आते हैं। अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है मीनू चिड़िया, मुझे मंजूर है। तुम अब मेरे साथ समोसों का कारोबार करो, जो पैसे बनेंगे वे हम आपस में आधे आधे कर लेंगे। अगले दिन से ही मीनू चिड़िया समोसे बना कर काफी सारे जमा कर लेती है। तोते, हम 5 रुपए में ही समोसे बेचेंगे, क्योंकि लालच अच्छी नहीं होती। बस फिर तोते की दुकान पर मीनू चिड़िया को देखकर कुछ पक्षी तोते की दुकान पर आते हैं। अरे मीनू चिड़िया, क्या ये तोते की दुकान तुमने खरीद ली है? नहीं कबूतर, आज से मैं और तोता मिलकर समोसों का कारोबार कर रहे हैं। अरे कबूतर, जरा हमारा समोसा तो खाओ, बहुत स्वादिष्ट है।
अरे वाह, ये समोसे तो जले हुए भी नहीं हैं। अच्छा, मुझे भी एक समोसा दे दो। बस फिर वे दोनों पक्षी समोसा खाते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या ये समोसे तुमने बनाए हैं? खाकर मजा आ गया। अरे हाँ हाँ, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तोते ऐसा करो, मुझे 5 समोसे और दे दो। मैं घर ले जाकर अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता अब पक्षी कालू कौवे की समोसों की दुकान पर जाने के बजाय तोते की दुकान पर आ रहे थे और अब तोते की कमाई कुछ ज्यादा होने लगी थी। अरे, ये आजकल पक्षी इतने कम क्यों आ रहे हैं दुकान पर? पहले तो भीड़ लगी रहती थी, अब ऐसा क्या हो गया? कालू जी, अब सारे पक्षी तोते की दुकान से समोसे खरीदते हैं क्योंकि मीनू चिड़िया के बनाए हुए समोसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। क्या इतना चालाक है वे तोता कि उसने मीनू चिड़िया को अपने साथ रख लिया। बस अगले दिन कालू कौवा अपने समोसों की दुकान खोलता है, परंतु काफी देर हो जाती है और कोई भी पक्षी समोसा खरीदने नहीं आता। तभी वहाँ से बुलबुल गुजर रही थी। कालू कौवा बुलबुल को आवाज देकर अपने पास बुलाता है। बुलबुल, आज तुम मेरे पास समोसा खरीदने नहीं आई? क्या आज तुम्हें समोसा नहीं खाना? खाना तो है मुझे समोसा, परंतु तुम्हारे पास से नहीं, क्योंकि अब मैं मीनू चिड़िया के बनाए हुए समोसे खाती हूँ। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब तोते की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। कालू कौवा तोते और मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा जलता है। अब तुम दोनों का बुरा समय शुरू होगा। अब तुम दोनों देखते रह जाओगे। बस फिर कालू कौवा तोते की दुकान पर जाता है। तोते, मैंने मीनू चिड़िया के समोसों की बहुत तारीफ सुनी है। जरा थोड़े बहुत समोसे मुझे भी दे दो, मैं रानी कौवी को ले जाकर खिलाऊंगा। फिर कालू कौवा तोते से समोसे लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है और अपने घर पर आकर उन समोसों में बेहोशी की दवा मिला देता है। अब आएगा मजा। रात होते ही कालू कौवा सब पक्षियों के घरों पर चुपके से 2-2 समोसे रख देता है और साथ ही एक चिट्ठी भी छोड़ देता है जिस पर लिखा था कि ये 2 समोसे मीनू चिड़िया और तोते की तरफ से हैं। फिर सुबह होते ही पक्षी अपने घर पर समोसा देखते ही खुश हो जाते हैं और वे समोसे खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे पक्षी अपने घरों में वे समोसे खाकर बेहोश हो जाते हैं। अब बस कुछ ही देर में तोते और मीनू चिड़िया की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर कालू कौवा और रानी कौवी सब पक्षियों के घरों में जाते हैं और उनका सोना जेवर पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। रानी, अब ये चोरी का सारा इल्जाम तोते और मीनू चिड़िया पर आ जाएगा क्योंकि वे सारे समोसे मीनू चिड़िया के बनाए हुए थे। कालू जी, आपकी दिमाग की तो क्या ही बात है। अब बस मीनू चिड़िया और तोता कैद हो जाएंगे, उसके बाद हमारा समोसों का कारोबार दोबारा से चल पड़ेगा। कुछ देर बाद सब पक्षी होश में आ जाते हैं और पक्षी देखते हैं कि उनके घरों में तो चोरी हो गई होती है। अब तो सब पक्षियों का शक सिर्फ मीनू चिड़िया और तोते पर जा रहा था। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मीनू चिड़िया ऐसा कर सकती है। तोते और मीनू चिड़िया में पैसों की लालच आ गई है, जभी तो तोते और मीनू चिड़िया ने हम पक्षियों के घरों में चोरी कर ली। हम पक्षी मिलकर तोते और मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ेंगे। बस सारे पक्षी तोते और मीनू चिड़िया के पास जाते हैं और उन्हें आवाजें लगाते हैं। चोर है, मीनू चिड़िया तोता चोर है। अरे अरे पक्षियों, क्या बात है? ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो तुम सब? मीनू चिड़िया, हमारे घरों में चोरी करके अब तुम भोली बन रही हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने अपना बेहोशी का समोसा खिलाकर हम पक्षियों को बेहोश कर दिया ताकि तुम आराम से हमारे घरों में चोरियां कर सको। कालू कौवा भी वहाँ पर बैठा मजे ले रहा था। पक्षियों का शोर का सुनकर तो वहाँ पर मिट्ठू महाराज आ जाते हैं। अरे अरे पक्षियों, खामोश हो जाओ, बताओ आखिर बात क्या है? मिट्ठू महाराज, कल रात इस तोते और मीनू चिड़िया ने हम सब पक्षियों के घरों में 2-2 समोसे रख दिए और वहाँ पर एक चिट्ठी भी छोड़ दी जिस चिट्ठी पर इन दोनों का नाम लिखा हुआ था। और आपको पता है, उन समोसों में बेहोशी की दवा मिली थी। हाँ मिट्ठू महाराज, हम वे समोसा खाकर बेहोश हो गए। उसके बाद मीनू चिड़िया और तोते ने हमारे घरों में चोरियां करके हमारा सारा माल साफ कर लिया। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, ये किसी पक्षी की साजिश है। मैंने और तोते ने ऐसा नहीं किया। अच्छा अच्छा पक्षियों, रुको, सारा सच सबके सामने आ जाएगा। बस मुझे कल तक का समय दो, मैं कल इस बात का फैसला करूँगा। पक्षियों, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं। उन्हें मारने के लिए मुझे बेहोशी की दवा चाहिए और वे कहीं मिल नहीं रही।
अच्छा, जो कोई पक्षी मुझे बेहोशी की दवा ला कर देगा, मैं उसे इनाम में सोने के सिक्के दूंगा। कालू कौवा लालच में पागल हो गया था। इसे पता नहीं था कि मिट्ठू महाराज इसे फंसा रहे हैं। मिट्ठू महाराज, मेरे पास पड़ी है बेहोशी की दवा, आप मुझसे ले लें। कालू कौवे, तुम्हारे पास कहाँ से आई बेहोशी की दवा? मिट्ठू महाराज की बात सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है, क्योंकि कालू कौवे के पास कोई जवाब नहीं होता। उल्लू सैनिक, पकड़ लो इस कालू कौवे को, इसी ने चोरियां की हैं सब पक्षियों के घरों में। कालू कौवे, अब तुम सच बता रहे हो या मैं उल्लू सैनिक से बोलकर सच निकलवाऊं? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सारा सच। हाँ भाई, मैंने ही किया है ये सारा कुछ। मैं तोते और मीनू चिड़िया का कारोबार बंद करवाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये चाल चली, परंतु मैं पकड़ा गया। वो इसीलिए कालू कौवे, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। फिर उल्लू सैनिक लाकर कालू कौवे को पिंजरे में बंद कर देता है और सारे पक्षी मीनू चिड़िया और तोते से माफी मांगते हैं और मीनू चिड़िया और तोते का धंधा दोबारा से चलने लगता है। दोस्तों, क्या रानी कौवी को भी सजा मिलनी चाहिए थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। किसी जंगल में एक जादुई पेड़ हुआ करता था, जिसके फल खाने से पक्षियों की उम्र बढ़ती थी और साथ ही साथ सब पक्षी जवान रहते थे। रानी, वैसे मान गया मैं तुम्हें, तुम बहुत ज्यादा ही खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना हैंडसम पति मिला है। बस करें कालू जी, बस इतना मजाक भी अच्छा नहीं है, मेरी तो हंसी ही निकल जाएगी। मैंने आपको पहले देखा था, आप कोई हैंडसम नहीं थे। ये सारा कमाल तो उस जादुई पेड़ का है। आप रोजाना उस जादुई पेड़ के फल खाते हैं, तभी तो आप इतने ज्यादा हैंडसम हैं। हाँ तो रानी, तुम भी कोई इतनी सुंदर नहीं हो, तुम्हें तो सुंदर सिर्फ उस जादुई पेड़ के फलों ने किया हुआ है। अरे अरे भाई कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों लड़ने क्यों लगे? सब पक्षी खाते हैं उस जादुई पेड़ का फल, तभी तो सब पक्षी सुंदर रहते हैं। इसमें लड़ने वाली तो कोई बात नहीं। चलो पक्षियों, सब पक्षी दोबारा से जादुई पेड़ का फल खाकर आते हैं। ये कहकर सारे पक्षी जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। वे जादुई सेब का पेड़ काफी घमंडी था, क्योंकि वे इकलौता पेड़ था जो बोल भी सकता था और पक्षियों की उम्र भी बढ़ाता था। जादुई पेड़, आज हम सब पक्षी फिर से आपका जादुई सेब खाने आए हैं, ताकि हम हमेशा ही जवान और सुंदर रहें। हाँ हाँ, मैं बस आपका जादुई सेब खाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। बस पक्षियों, अब मेरा दिल नहीं है तुम सब पक्षियों को अपने फल खिलाने का। चलो यहाँ से चले जाओ और मुझे आराम करने दो। अरे जादुई पेड़, आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस आराम करें। बस हम सब पक्षी खुद ही एक एक फल तोड़कर खा लेंगे। नहीं, मना कर दिया ना एक बार, और आज के बाद कोई भी पक्षी मुझ पर से मेरा फल तोड़कर नहीं खाएगा। मैं तो खाऊंगा भाई, खाऊंगा, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं रोक सकते पेड़ भाई। फिर कबूतर उड़ता हुआ जादुई पेड़ पर आकर बैठ जाता है और सेब तोड़ने लगता है। अब तो जादुई पेड़ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे जादुई पेड़ गुस्से में जोर जोर से हिलने लगता है, जिस कारण कबूतर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ओई माँ, मेरी कमर! अरे रे जादुई पेड़, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। हम पक्षियों ने ही तुम्हें पानी दे देकर इतना बड़ा किया है, और अब तुम हम सब पक्षियों को ही अपने फल नहीं खाने दे रहे। ये अच्छी बात नहीं है। देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जो बोलना है बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना, मैं इकलौता जादुई पेड़ हूँ जिसके फल खाकर तुम सब पक्षियों की उम्र बढ़ जाती है। लेकिन अब मेरा घमंड करना तो बनता है, मैं घमंड करूँगा। फिर सारे पक्षी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। पक्षियों, वे जादुई पेड़ तो काफी ज्यादा घमंडी हो गया है। अब तो वे हमें फल तोड़ने ही नहीं देता। अब क्या होगा? वे जादुई फल तोड़कर हम बीमार पक्षियों को खिलाते थे, जिससे पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाते थे। लेकिन अब क्या होगा? हाँ तोते, इस बात का दुख तो मुझे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सब पक्षियों को उस जादुई पेड़ को नाराज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वे जादुई पेड़ का फल ही बीमार पक्षियों को ठीक करता है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो।
हमें उस जादुई पेड़ से माफी मांग लेनी चाहिए, तभी जाकर वे पेड़ हमें दोबारा से अपने फल खाने देगा। फिर सब पक्षी दोबारा से उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दो जादुई पेड़, अब मैं बिना पूछे आपका फल कभी भी नहीं तोड़ूंगा। आप कहेंगे तो तोड़ूंगा, आप नहीं कहेंगे तो नहीं तोड़ूंगा। बस आप हमें माफ कर दें, अब से हम सब पक्षी आपकी सारी बातें मानेंगे। ठीक है पक्षियों, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तुम सब पक्षी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं बीमार पक्षियों के लिए सेब तोड़ने नहीं दूंगा तुम सब पक्षियों को। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जादुई पेड़ सब पक्षियों को अपने फल खाने दे रहा होता है। ये पक्षी तो मुझे सिर्फ पानी ही देते थे और बदले में मैं इन्हें जादुई फल दे रहा हूँ, जिससे ये कभी बूढ़े नहीं होंगे और इनकी सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। ये पक्षी तो मुझसे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। मुझे अब इन पक्षियों को अपने फल नहीं देने चाहिए, वरना इस तरह तो ये पक्षी मुझसे फायदा उठाते ही रहेंगे। बस अब से मैंने सोच लिया है, मैं अपना एक भी जादुई फल पक्षियों को खाने नहीं दूंगा। अगले दिन तोते का बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उल्लू वैजी तोते से कहते हैं, तोते जाओ जल्दी से वे जादुई सेब तोड़ कर ले आओ, तभी तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक होगी, वरना ये मर भी सकता है। चलो चलो तोते, जल्दी से जादुई पेड़ के पास चलते हैं और जादुई फल तोड़ कर लाते हैं। फिर मीनू चिड़िया और तोता जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। जादुई पेड़ भाई, पर जल्दी से हमें एक जादुई सेब तोड़ने दें। तोते का बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, हमें जल्द से जल्द उसे जादुई सेब खिलाना पड़ेगा। अगर हमने उसे आपका जादुई फल नहीं खिलाया तो वे मर भी सकता है। चलो भाई तोते, जल्दी से सेब तोड़ो। नहीं चिड़िया, अभी मेरा फल नहीं तोड़ो, अभी मेरे आराम का समय है, बाद में आना, मुझे अभी आराम करने दो। जादुई पेड़, आप हमारी बात को समझें, नन्हे तोते की जान खतरे में है, हमें फौरन ही जादुई सेब नन्हे तोते को खिलाना पड़ेगा। हाँ जादुई पेड़, हमने कहाँ मना किया है, आप आराम करें, बस हम तो आपका एक फल तोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया ना एक बार, मुझे अपना फल नहीं देना तो नहीं देना, बस यहाँ से चले जाओ। इस तरह वे घमंडी जादुई पेड़ अपना फल मीनू चिड़िया को नहीं देता, जिस कारण तोते के बेटे की मौत हो जाती है। अरे रे, मेरा बेटा उस घमंडी पेड़ की वजह से मर गया है, अब मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। हाँ हाँ पक्षियों, आज से हम सब पक्षी कभी भी उस जादुई पेड़ को पानी नहीं देंगे, अब वे हमेशा ही सूखा रहेगा। एक हफ्ता गुजर जाता है, ना तो कोई पक्षी जादुई पेड़ के पास आता और न ही जादुई पेड़ को पानी देता। अरे अरे चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है मुझे। अरे वाह, नन्हे पौधे तुम बोल सकती हो, इसका मतलब तुम भी एक जादुई पौधे हो। हाँ चिड़िया, मैं भी एक जादुई पौधा हूँ, लेकिन मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो। उस जादुई पौधे को देखकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस पौधे को मीनू चिड़िया पानी देती है। फिर मीनू चिड़िया उस नन्हे पौधे को घमंडी पेड़ की सारी बात बताने लगती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी दिया, अगर तुम मुझे पानी नहीं देती तो शायद मैं अभी जिंदा नहीं होता। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आप सब पक्षियों को अपने जादुई फल दूंगा। और हाँ, मैं कभी भी उस घमंडी पेड़ की तरह घमंड नहीं करूंगा, हमेशा आप सब पक्षियों का साथ दूंगा। बस फिर कुछ साल बीत जाते हैं। नन्हा जादुई पौधा अब बड़ा होकर पेड़ बन जाता है और काफी ज्यादा हरा भरा हो जाता है। वे जादुई आम का पेड़ सब पक्षियों को अपने आम खाने देता था और कभी भी किसी पक्षी को आम खाने से मना नहीं करता था। सब पक्षी जादुई पेड़ का आम खाकर काफी ज्यादा तंदुरुस्त थे। दूसरी तरफ वे घमंडी जादुई पेड़ अब पूरी तरह से सूख गया था और अब उसके ऊपर जादुई फल भी नहीं लगते थे। एक दिन सारे पक्षी जादुई पेड़ को देखने आते हैं तो इसकी हालत बहुत बुरी तरह से होती है। हाय रे पक्षियों, जरा इस जादुई पेड़ की हालत तो देखो, कितनी बुरी हो गई है, पूरी तरह से सूख गया है ये पेड़। मीनू चिड़िया, सजा मिली है इस जादुई पेड़ को इसके घमंड की। मैं तो कहता हूँ इसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ।
पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा से ही अपने इकलौते जादुई पेड़ होने का घमंड किया, और तो और उस बेचारे नन्हे तोते को भी अपना सेब नहीं दिया, जिस कारण वे मर गया। जादुई पेड़, आखिर क्या मिला तुम्हें इतना घमंड करके? जरा देखो अपनी हालत। अपने फलों पर तुम्हें कितना घमंड था, और आज तुम अपने घमंड की वजह से अपने फल खो बैठे हो। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैं जान गया हूँ कि हम पेड़ तुम पक्षियों के बिना नहीं रह सकते हैं। मुझे माफ कर दो पक्षियों। पेड़ भाई, हम सब पक्षियों ने आपको माफ किया, और अब आप देखिएगा, हम सब पक्षी दोबारा से मिलकर आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आपको एकदम हरा भरा कर देंगे। बस इस तरह उस जादुई घमंडी पेड़ को अपने घमंड की सजा मिल जाती है और वे घमंडी पेड़ सब पक्षियों से माफी भी मांग लेता है।